पीरियाडिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, पीरियाडिसिटी का कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एक दो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज का पीरियाडिसिटी क्या है। गुणों की आवर्तिता बोलते हैं, क्या होती है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो कुछ डेफिनिट इंटरवल्स के पश्चात, ये इंटरवल्स होते हैं 2 के, 8 के, 18 के, 32 के, इन इंटरवल्स के पश्चात मिलते जुलते गुणों वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, उनका रीऑकरेंस होता है। इसी को हम नाम देते हैं पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी गुणों की आवर्तिता। और जो प्रॉपर्टीज पीरियाडिकली रिपीट होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज का पीरियाडिकल रिपीटेशन होता है, उन्हीं को हम नाम देते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, यानी आवर्ती गुण। तो ऐसे गुण जिनका आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, कुछ निश्चित अंतरालों के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, आवर्ती गुण नाम देते हैं। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Periodicity of properties when different elements are arranged in increasing order of their atomic numbers after certain regular intervals, that is 2, 8, 18, 32, etc. The elements having similar properties are repeated. This is called periodicity of properties. Here the properties which are repeated periodically in periodic table are called periodic properties. तो आपको बताया गया कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो कुछ निश्चित अंतरालों, कुछ निश्चित इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल्स, 2, 8, 18, 32, इन इंटरवल्स के पश्चात मिलते जुलते गुणों वाले एलिमेंट्स यानी सिमिलर एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति होती है, रीऑकरेंस होता है। इसी को हम नाम देते हैं पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। और जिन प्रॉपर्टीज का पीरियडिकली पुनरावृत्ति होती है, रीऑकरेंस होता है, उन्हीं को हम नाम देते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज, यानी आवर्ती गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, देखना यह है कि प्रॉपर्टीज के पीरियडिसिटी का कारण क्या है, क्यों गुणों की पुनरावृत्ति होती है कुछ निश्चित अंतरालों के पश्चात, यानी 2, 8, 18, 32, ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं इनके पश्चात मिलते जुलते प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स क्यों आ जाते हैं। तो उसका रीज़न देखें। यहाँ पर देखा गया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वह उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है और स्पेशली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। जिन एलिमेंट्स का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि जिनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है उनके प्रॉपर्टीज में हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और स्पेशली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। जब डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो कुछ निश्चित इंटरवल्स, दैट इज 2, 8, 18, 32, इन इंटरवल्स के पश्चात सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी इन अंतरालों के पश्चात सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला नया एलिमेंट आ जाता है। नेचुरली चूंकि आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले वाले एलिमेंट से मिलती जुलती होगी, यानी प्रॉपर्टीज का क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया। तो आपने क्या देखा, व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के पीरियडिसिटी का कारण क्या है। अगर हम वन वर्ड में बात करें कि पीरियडिसिटी का कारण क्या है तो इसका कारण है आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पीरियडिसिटी। कुछ निश्चित इंटरवल्स के पश्चात सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज का क्या हो जाता है, रिपीटिशन हो जाता है। तो पीरियडिसिटी का कारण क्या मिला, रिपीटिशन ऑफ
outer cell electronic configuration, similar outer cell electronic configuration after certain regular intervals, that is 2, 8, 18, 32 etc. देखिए क्या लिखा है. It has been found that the properties of elements depend upon their electronic configuration and especially upon their outer cell electronic configuration. The elements having similar outer cell electronic configuration have similar properties, while those having different outer cell electronic configuration have different properties. When different elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, then after certain regular intervals, that is 2, 8, 18, 32, the elements having similar outer cell electronic configuration are repeated and therefore properties are repeated. Thus, periodicity of properties is due to repetition or reoccurrence or periodicity of similar outer cell electronic configuration after certain regular intervals, that is 2, 8, 18, 32 etc. तो आपने देखा कि गुणों की आवर्तिता का क्या कारण है. व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. तो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, वन वर्ड आंसर, पीरियडिसिटी ऑफ सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, यानी कुछ निश्चित अंतरालों के पश्चात समान आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी समान बाह्य सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होना ही पीरियडिसिटी का कारण है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण क्या होते हैं. आपको बताया गया कि ऐसे प्रॉपर्टीज जिनका एक डेफिनिट अंतराल के पश्चात, एक डेफिनिट इंटरवल के पश्चात पुनरावृत्ति हो जाती है, रीऑकरेंस हो जाता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज नाम देते हैं. देखिए क्या लिखा है. दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड पीरियडिकली इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज. मोस्ट कॉमन पीरियाडिक प्रॉपर्टीज आर वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आपने क्या देखा, तत्वों के ऐसे गुण जिनका आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, क्या कहलाते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं, पीरियडिक प्रॉपर्टीज कहलाते हैं. और इनके एग्जाम्पल कौन कौन है. तो पहला एग्जाम्पल है वैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं संयोजकता. दूसरा एटॉमिक साइज, परमाणु आकार. तीसरा आप ले सकते हैं आयनिक साइज, आयनिक आकार. चौथा आपका हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी जिसको हिंदी में बोलते हो. पांचवा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी, ये है एक पीरियडिक प्रॉपर्टीज. और एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता. ये सारी एग्जांपल हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज की. एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इनकी पीरियडिसिटी भी देखेंगे, कैसे ये अक्रॉस द पीरियड या अक्रॉस द ग्रुप इनमें वेरिएशन कैसे होता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पीरियडिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ लेने जा रहे हैं, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एटॉमिक साइज. हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, एटॉमिक साइज को, एटॉमिक रेडियस को. क्लियर है. चलिए देखते हैं आगे. एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम. तो एटम को इन जनरल हम स्फेरिकल मानते हैं. यहाँ पर एटम के जो सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है. और ये एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज का मेजर है. जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस, साइज उतनी बड़ी होगी. क्लियर है. तो एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ एटॉमिक साइज. इफ एटॉमिक रेडियस इज मोर देन एटॉमिक साइज विल बी बिगर. क्लियर है. देखिए क्या लिखा है. The distance from the center of nucleus of an atom to its last electron is called atomic radius of the atom. The atomic radius is the measure of atomic size. The greater the value of atomic radius, larger is the atomic size. Atomic radius of an element depends upon following factors. कौन कौन से factors हैं. तो first है nature of element. Second is number of cells between nucleus and valence cells.
थर्ड इज नेचर ऑफ बॉन्ड, फोर्थ इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एंड लास्ट इज नेचर ऑफ नेबरिंग एटम्स। तो आपने देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या है, किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ एटॉमिक साइज, यह एटॉमिक साइज का मापक है। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक साइज उतनी बड़ी होगी। आपको बताया गया कि एटॉमिक रेडियस किसी एलिमेंट का कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एटम, एटम का नेचर कैसा है। दूसरा है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम, एटम ने कौन सा बॉन्ड बनाया है। आप देखेंगे कि एक ही एलिमेंट का एटम अगर वह कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो एटॉमिक साइज कुछ और होगी। वांडर वाल फोर्स के द्वारा बॉन्डेड है किसी दूसरे एटम से तो एटॉमिक साइज कुछ और होगी। क्लियर है। साथ में बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनाया है कि डबल बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, किस टाइप का बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है वह भी डिसाइड करेगी उसकी साइज, उसकी एटॉमिक साइज, उसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा। क्लियर है। साथ में और भी कुछ फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के साथ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स उसके आसपास कौन से एटम्स हैं, किन के साथ हुआ बॉन्ड बनाया हुआ, वो भी डिसाइड करेंगे एटॉमिक साइज का क्या वैल्यू होगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि एटॉमिक साइज कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं किया जा सकता। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन यही होगा, ये तो फिक्स ही नहीं है। तो नेचुरली एटॉमिक साइज का एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है, एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द पोजीशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, hence the atomic radius of an atom cannot be determined accurately। तो आपने देखा कि किसी एटम का एटॉमिक रेडियस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साथ साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उसे हम एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते, इसलिए एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए, in fact the atom of same element कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक रेडियस इन डिफरेंट कंडीशंस। तो एक ही एलिमेंट का एटम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एटॉमिक रेडियस रख सकता है। जैसे कार्बन का एटम अगर वह सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसका एटॉमिक रेडियस कुछ और होगा, डबल बॉन्ड बनाया है कुछ और होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कुछ और होगा। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एटॉमिक रेडियस कुछ और होगा, हाइड्रोजन के साथ बनाया है कुछ और होगा, कार्बन के साथ बनाएगा कुछ और होगा। तो एटॉमिक रेडियस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्लियर है। और एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक्यूरेटली बता पाना संभव नहीं है एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स का हो सकता है। तो अगर हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें, किस प्रकार का बॉन्ड बनाया है एटम ने दूसरे एटम के साथ, नेबरिंग एटम्स के साथ, इसके बेसिस पर जो एटॉमिक रेडियस है इसको हम 3 टाइप्स का मान सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम एटॉमिक रेडियस मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, second is metallic radius और crystal radius and third is van der Waals radius। तो आपने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम, एटम ने किस प्रकार का बॉन्ड बनाया है उसके बेसिस पर ये जो एटॉमिक रेडियस है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। पहले को हमने कहा कोवेलेंट रेडियस यानी सह संयोजक त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं, दूसरे को मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस धातु त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या, और तीसरे का नाम है वान डेर वाल रेडियस यानी वान डेर वाल त्रिज्या। इन तीनों को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट रेडियस का। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, यानी एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कोवेलेंट रेडियस की।
सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट रेडियस का। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। कोवेलेंट रेडियस 1/2 of the internuclear distance of two bonded atoms in a homonuclear diatomic covalent molecule is called covalent radius of the atom. Mathematically, covalent radius is equals to internuclear distance upon 2. तो अब देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होमो एटॉमिक, जहां दोनों एटम जिनके बीच बॉन्ड बन रहा है वो सेम होंगे। ऐसे केस में होमो एटॉमिक के केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाएगा? एटम का कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। कैसे डिफाइन किया गया है? 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड आइटम्स इन ए होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। किसी होमोन्यूक्लियर, किसी समनाभिकीय, जहां पर दोनों एटम सेम हो, किसी समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु में अंतर नाभिकीय दूरी का आधा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम। एटम का परमाणु का सह संयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। मैथमेटिकली क्या है फार्मूला भाई? कोवेलेंट रेडियस इक्वल होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2। देखते हैं डायग्राम में। ये देखिए यहां पर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल शो किया गया है। यहां दोनों एटम की साइज सेम है। ऐसे केस में ध्यान दीजिए, इन दोनों एटम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। इस कोवेलेंट बॉन्ड का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में शो किया गया है। यहां पर दोनों एटम के सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ये शो किया गया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस वन। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2, ये 1/2 आधा क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम। एटम का कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा, सह संयोजक त्रिज्या कहलाएगा। चलिए भाई, फिगर किस चीज का शो किया गया है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। सपोज Cl2 मॉलिक्यूल की बात की गई है। क्लोरीन एटम इन होमो एटॉमिक Cl2 मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक यानी जहां दोनों एटम सेम हो, Cl2 में दोनों Cl के एटम हैं। ऐसे केस में कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 होगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरी टाइप का भी हो सकता है, हेटेरोएटॉमिक, जहां पर दो अलग अलग एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, जैसे HCl, HF। ये तो क्या यहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 ले सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि एक एटम की साइज छोटी है, दूसरे की बड़ी है। तो आप जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 नहीं ले सकते, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे केस में हम कोवेलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहां एक एग्जांपल दिखाया गया है होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल, फॉर Cl2 मॉलिक्यूल, याद रहे होमोन्यूक्लियर का केस है। Cl2 मॉलिक्यूल के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो वैल्यू आता है वह आता है 1.99 एंगस्ट्रॉम। कितना आता है? 1.99 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा? तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी 1.99 डिवाइडेड बाय 2 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो होमोन्यूक्लियर के केस में, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 लेना है। वही क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। नाउ ये सेम रिपीट हो गया। फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर हम बात कर रहे हैं हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का, उस केस में हम कोवेलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं? ये देखिए, फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज अंडर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम to the shared electron pair is called covalent radius of the respective atom। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, हेटेरोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में आप कोवेलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म तक का डिस्टेंस उस परमाणु का, उस एटम का कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। देखते हैं आगे डायग्राम में क्या दिखाया गया है। ये देखिए, यहां एक हेटेरोएटॉमिक
मॉलिक्यूल का केस शो किया गया है, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का केस शो किया गया है, सपोज HCl का केस शो किया गया। तो यहां हाइड्रोजन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है। नेचुरली आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक साइज उसके एक्चुअल साइज से बड़ी मिलेगी, जबकि क्लोरीन के लिए छोटी मिलेगी। फिर क्या होगा यहां पर कोवेलेंट रेडियस, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस के सेंटर से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ये जो है, चूंकि ये हाइड्रोजन एटम है, ये कहलाएगा हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस, दैट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जबकि ये कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर तक का डिस्टेंस आपको देखना है। तो ये हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, और ये हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या शो किया गया है? कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स इन HCl मॉलिक्यूल। Here internuclear distance can be determined by electron diffraction method. Hence, if covalent radius of one atom is known, then that of another can be calculated. तो यहाँ पर internuclear distance का जो value है, इसे हम electron diffraction method से पता कर सकते हैं। तो अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमको पता लग गया और किसी एक एटम का कोवेलेंट रेडियस हमको मालूम है, तो दूसरे का कोवेलेंट रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड टाइप हमने आ रहा है मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। तो अगर हम किसी मेटल की बात करें, तो मेटल में सेम साइज्ड मेटल एटम एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज्ड रहते हैं। यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसा कि कोवेलेंट के केस में, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में होती है, वैसा यहां ओवरलैपिंग नहीं होती। तो मेटल में आप क्या देखेंगे, वहां पर सेम साइज्ड मेटल आइटम एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं। ऐसे केस में दो जो नियरेस्ट एटम्स हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में जो एटम्स हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 ले लीजिए, वही क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियस कहलाएगा या क्रिस्टल रेडियस कहलाएगा। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। इन मेटालिक क्रिस्टल्स same sized metal atoms remain arranged touching each other. Here 1/2 of the internuclear distance of two nearest atoms of a metallic crystal is called metallic radius or crystal radius of the metal. Mathematically, metallic radius is equals to internuclear distance of two nearest atoms upon 2. तो आपने क्या देखा कि धात्विक क्रिस्टलों में समान आकार के धातु परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। यहां दो समीपस्थ परमाणुओं के अंतर नाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 यानी आधा क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस कहलाएगा, रेस्पेक्टिव मेटल का संगत धातु पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम में सेम साइज्ड मेटल एटम एक दूसरे को टच करते हुए रखे होंगे। किन्हीं भी दो नियरेस्ट एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 ले लीजिए, क्या कहलाएगा? वही मेटालिक रेडियस। तो यहाँ मेटालिक रेडियस शो किया गया है, सेम साइज के मेटल एटम्स एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाएंगे। दो नियरेस्ट एटम्स जो हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी इसका 1/2 आपको लेना है, आधा लेना है, क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियस। खास बात, कोवेलेंट रेडियस के केस में ओवरलैपिंग होती थी, ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कॉमन एरिया शेयर करते थे, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि अगर सेम एलिमेंट की बात करें, उसके कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस को अगर हम कंपेयर करें, तो मेटालिक रेडियस का वैल्यू ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जबकि कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू रिलेटिवली कम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। For example, for sodium, internuclear distance of two nearest atoms, दो nearest atoms का internuclear distance सोडियम के लिए होता है 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ मेटालिक रेडियस कितना होगा? 3.72 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम। Therefore, मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम क्या मिलेगा? 3.72 upon 2, that is 1.86 एंगस्ट्रॉम। Here, internuclear distance can be determined by X-ray diffraction और electron diffraction। यहाँ भी internuclear distance का वैल्यू X-ray diffraction और electron diffraction मेथड से हम पता कर सकते हैं। और एक बार हमको internuclear distance पता लग गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एटॉमिक रेडियस का तीसरी कैटेगरी वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस क्या होता है? सबसे पहले हमको जानना होगा वान डेर वाल फोर्स क्या होगा। तो इन जनरल हमको मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन बॉन्डेड आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे आइटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन का कारण है वान डेर वाल फोर्स, जो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग गैसियस स्टेट में बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 3 टाइप के इंटरेक्शंस वहाँ पढ़ते हैं, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरी कैटेगरी आती है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इन तीनों इंटरेक्शंस के कारण वो एराइज होते हैं इन जनरल। तो वान डेर वाल फोर्स क्या है? इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। नेचर का एक वीकेस्ट, नेचर के कमजोर बलों में से एक फोर्स है, एक बल है। कौन? वान डेर वाल फोर्स। कहाँ काम करता है? तो नॉन बॉन्डेड आइटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच, ऐसे आइटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, उनके बीच कौन सा फोर्स का ऑपरेट करता है? तो वान डेर वाल फोर्स। तो अगर यहां पर सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, उन नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के जो नियरेस्ट आइटम्स हैं, उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका अगर हम 1/2 कर दें तो वह कहलाता है वान डेर वाल रेडियस। क्लियर है? क्या कहलाता है? वान डेर वाल रेडियस। क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि नॉन बॉन्डेड आइटम्स और नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है, वह कौन सा फोर्स है? दैट इज वान डेर वाल फोर्स और वान डेर वाल अट्रैक्शन। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। 1/2 of the internuclear distance of 2 nearest atoms belonging to 2 nearest molecules in solid state of a covalent substance is called van der Waal radius of the atom. Mathematically, van der Waal radius is equals to internuclear distance of 2 nearest atoms belonging to 2 nearest molecules divided by 2. तो याद रहे, किसी सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक पदार्थ, अगर उसमें मॉलिक्यूलर स्पीसीज प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे कि दो नॉन सॉलिड स्टेट में दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है, उनके जो नियरेस्ट आइटम्स हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 क्या कहलाएगा? वान डेर वाल रेडियस कहलाएगा। देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा, किसके? ऑफ 2 नियरेस्ट आइटम्स, 2 नियरेस्ट आइटम्स किसके? बिलोंगिंग टू 2 नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट ऑफ ए कोवैलेंट सब्सटेंस, किसी सहसंयोजक पदार्थ के दो निकटस्थ अणुओं के निकटस्थ परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी का आधार क्या कहलाता है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। क्या बताया गया? 1/2 of the internuclear distance of 2 nearest atoms belonging to 2 nearest molecules in solid state of a covalent substance। कंडीशन है, किसी कोवैलेंट सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के, दो नियरेस्ट एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 यानी आधा क्या कहलाता है? उस तत्व का, दैट इज वान डेर वाल रेडियस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला क्या है वान डेर वाल रेडियस का? दैट्स इक्वल्स टू मिला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 नियरेस्ट एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 2। डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये पहला कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल पहला है जिनके बीच ओवरलैपिंग हुई है। ध्यान दीजिए, ये ओवरलैपिंग हुई है, ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। हम मान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में ये दोनों मॉलिक्यूल, पहला और दूसरा, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हमने सॉलिड स्टेट का कंडीशन रखा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये पहला मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल के 2 एटम, ये दूसरा मॉलिक्यूल, उसके 2 एटम। क्लियर है? अगर हम इस पहले मॉलिक्यूल की बात करें, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम लें, इसका 1/2 कहलाएगा कोवैलेंट रेडियस। क्या कहलाएगा? कोवैलेंट रेडियस। ध्यान दीजिए, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा, इनके बीच, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में किस फोर्स के कारण है? तो वान डेर वाल फोर्स के कारण है।
यहां पर ये दो नियरेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नियरेस्ट एटम्स ये हैं, इस मॉलिक्यूल का ये और इस मॉलिक्यूल का ये दो नियरेस्ट एटम्स हैं। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का यानी दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 यानी इसका 1/2 ये क्या कहलाएगा, वान डेर वाल रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वान डेर वाल रेडियस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डायग्राम दे देगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देगा या यहां क्वेश्चन मार्क दे देगा, पूछेगा क्या है वो, कौन से रेडियस को शो कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो वान डेर वाल रेडियस क्या होता है, दैट इज 1/2 of the internuclear distance of two nearest atoms belonging to two nearest molecules in a solid state of a covalent substance। किसी सहसंयोजक पदार्थ के ठोस अवस्था में दो निकटस्थ अणुओं के निकटस्थ परमाणुओं के अंतर नाभिकीय दूरी का आधा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 क्या कहलाता है, वान डेर वाल रेडियस ऑफ द एटम। परमाणु का वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। आप देखेंगे कि ये जो वान डेर वाल रेडियस है ये मेटालिक रेडियस से भी ज्यादा होगा किसी एक ही एलिमेंट के लिए। अगर हम इन तीनों रेडियस को कंपेयर करें तो सबसे कम होगा कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि वहां ओवरलैपिंग हो रही है। उससे ज्यादा होगा मेटालिक रेडियस, क्योंकि मेटालिक रेडियस में एटम्स कांटेक्ट में है बट देयर इज नो ओवरलैपिंग। और उससे भी ज्यादा होगा वान डेर वाल रेडियस, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस में हमने यहां पर जरूर इन मॉलिक्यूल को कांटेक्ट में रख दिया, लेकिन ये थोड़ा दूर भी हो सकते थे, थोड़ा सा दूर भी हो सकते थे। तो वान डेर वाल रेडियस चूंकि सबसे कमजोर फोर्स यहां काम कर रहा है, वान डेर वाल रेडियस का वैल्यू किसी भी एलिमेंट के लिए इन तीनों रेडियस में यानी कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस में से सबसे ज्यादा किसका होगा, तो याद रहे वान डेर वाल रेडियस का होगा। कई बार इनका जो है कंपेयर, ये जो वैल्यू है इसका ऑर्डर पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर Cl2 molecule, internuclear distance of two nearest atoms of two nearest molecule in solid state। solid state में क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना आता है, 3.60 एंगस्ट्रॉम। Therefore, van der Waal radius of chlorine atom कितना होगा, 3.60 divided by 2 एंगस्ट्रॉम, that is 1.80 एंगस्ट्रॉम। याद होगा क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना मिला था, 0.99 एंगस्ट्रॉम। वहीं यहां पर van der Waal रेडियस कितना मिला, 1.80 एंगस्ट्रॉम, रिलेटिवली बहुत ज्यादा मिला है। क्लियर है। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट, मेटालिक एंड van der Waal रेडियाई फॉर ए डेफिनिट एलिमेंट। किसी एलिमेंट के लिए, डेफिनिट एलिमेंट के लिए इन तीनों रेडियाई का ऑर्डर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। तो क्या ऑर्डर है, आर van der Waal इज ग्रेटर देन और मेटालिक इज ग्रेटर देन और कोवेलेंट। सबसे ज्यादा किसका वैल्यू मिलेगा, van der Waal रेडियस का, उससे कम मिलेगा मेटालिक रेडियस का और सबसे कम मिलेगा कोवेलेंट रेडियस का। ये ऑर्डर होता है। नाउ पीरियडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का पीरियडिसिटी यानी पीरियडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप इनमें चेंजेस कैसे होते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, पीरियडिसिटी। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल atomic radius goes on decreasing continuously from alkalis metals that is group 1 to halogens group 17। तो किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियडिक टेबल के किसी पीरियड में बाईं से दाईं ओर चलने पर एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे घटता चला जाता है। कहां से कहां तक, अल्कलीज मेटल से हैलोजेंस तक, यानी ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक लगातार घटता है। क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा है, हाउएवर zero group elements that is group 18 exceptionally have biggest atomic radius in a period even bigger than alkalis metals due to their closed cell that is octet electronic configuration। तो आपने देखा कि किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अल्कलीज मेटल से हैलोजेंस तक लगातार एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, किंतु जीरो ग्रुप एलिमेंट का यानी ग्रुप 18 का, 17 के बाद 18 आता है, उनका साइज, उनका एटॉमिक साइज किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा होता है, इवन अल्कलीज मेटल से भी बड़ा होता है। तो
तो अगर हम रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, रिएक्टिव एलिमेंट्स में सबसे बड़ी एटॉमिक साइज किसकी होती है? तो ऑलवेज रिमेंबर अल्कलीज मेटल्स की। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं किसी पीरियड में सबसे बड़ी एटॉमिक साइज किसकी है, तो आंसर इज 0 ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज 18 ग्रुप एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस। ये सबसे खास बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक छोटा सा पीरियडिक टेबल आपको दिखाया गया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कहां से कहां तक? अल्कलीज मेटल से हैलोजन्स तक। लेकिन 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक साइज एक्सेप्शनली किसी पीरियड में सबसे बड़ी होती है, इवन बिगर देन अल्कलीज मेटल्स, अल्कलीज मेटल से भी बड़ी होती है। क्लियर है? हाँ, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, व्हाट विल हैपन? टॉप टू बॉटम चलेंगे, हर बार एक नई सेल जुड़ती जाएगी। नई सेल जुड़ेगी मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ा रीजन है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज न्यू सेल्स आर एडेड वन बाय वन। एक एक करके नई सेल जुड़ती जाती हैं, तो नेचुरली एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। चलिए, In fact, on moving left to right in a period, nuclear charge increases. अब प्रश्न खड़ा हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती है? लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्यों घटती है? फ्रॉम अल्कलीज मेटल्स टू हैलोजेंस। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंट्री करता है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खींचता जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस पर बढ़ता जाता है, तो नेचुरली एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। देखिए क्या लिखा है। इन फैक्ट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन सेम सेल। Hence, nuclear attraction on valence electron increases so that the electrons are more strongly pulled towards the nucleus, thus atomic radius decreases across the period। तो आपको बताया गया कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंट्री करता है, आउटर मोस्ट सेल यहाँ चेंज नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खींचता जाता है, नेचुरली एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, हर बार एक नई सेल ऐड होती है, नेचुरली एटॉमिक साइज वहां क्या होगी? बढ़ेगी। Here, amongst reactive elements, alkalis metals have biggest atomic radius, while halogens have smallest atomic radius in a period। तो किसी पीरियड में अगर बात करें तो रिएक्टिव एलिमेंट्स की अगर सिर्फ बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी एटॉमिक साइज होती है अल्कलीज मेटल्स की और सबसे छोटी एटॉमिक साइज होती है हैलोजेंस की। बट अगर ओवरऑल कंसीडर कर रहे हैं, इनर्ट गैसेस को भी हम इंक्लूड कर लें, तो सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? इनर्ट गैसेस की, इवन बिगर देन अल्कलीज मेटल्स। अल्कलीज मेटल से भी वो बड़े होते हैं ड्यू टू क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। On moving top to bottom in a group, atomic radius goes on increasing as new cells are added one by one। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, क्योंकि हर बार एक नया सेल ऐड होते जाता है, नेचुरली एटम की साइज क्या होते जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखा कि पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, पीरियडिसिटी का कारण क्या है, साथ में हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप का हो सकता है और इनका खुद रिलेटिव ऑर्डर क्या है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वांडर वाल रेडियस का रिलेटिव ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट के लिए, और साथ में इनकी पीरियडिसिटी क्या होती है, कैसे इनका एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड किस ढंग से चेंज होता है और अक्रॉस ग्रुप कैसे चेंज होता है। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक रेडियस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की जो एटॉमिक रेडियस होता है उनके ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।